गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 29, पॉइंट नंबर 6, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। Prudence concept states that do not overestimate the amount of revenues reorganized or underestimate the amount of expenses। इस प्रिंसिपल में ये मतलब होता है कि हमें जो रेवेन्यू है, मतलब हमें कहीं से पैसा मिल रहा है तो हम उसको ज़्यादा ना दिखाएं, या सेल्स को हम ज़्यादा ना दिखाएं कि सेल्स को हमने सपोज सेल्स हुई है 1000 की, हम उसको दिखा दें 5000 की। अंडर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब जितना आपने खर्चा किया है 2000 का और आप उसको दिखा रहे हो 1000 का, तो मतलब हम वैल्यूज़ के साथ गड़बड़ ना करें, मतलब उसको ज़्यादा कम ना शो करें। वन शुड बी conservative in recording the amount of assets and not underestimate the liabilities। मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें assets की वैल्यू को ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए और liabilities को कम नहीं शो करना चाहिए। While preparing profit and loss account and balance sheet, there is a rule that provision should be made for expected losses and expenses in future, whereas income to be earned in future shall not be considered till it becomes due। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट लॉस बनाते हो, तो उसमें एक रूल होता है कि आपको जैसे लग रहा है कि हमें यहाँ से नुकसान हो सकता है या हमारे इतने फ्यूचर के और खर्चे हैं, तो आप उसका एक प्रोविज़न, मतलब साइड से उसका एक आप अलग से मेंटेन कर सकते हो, अलग से आप पैसा कुछ रख सकते हो कि अचानक से लॉसेस हो गया तो हम उसको लॉसेस जैसे दिखा सकते हैं या एक्सपेंसेस के तौर पे दिखा सकते हैं। वेयर इज इनकम टू बी अर्न इन फ्यूचर शेल नॉट बी कंसिडर्ड टिल इट बिकम्स ड्यू। और हम पहले से ये एस्टिमेट नहीं करेंगे कि हमारी इतनी इनकम होने वाली, जब वो होगी तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। The stock or investment should be valued at cost price or market price, whichever is less। मतलब जो स्टॉक होता है या इन्वेस्टमेंट होता है उसे हमें कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम होती है उसमें शो करना चाहिए। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। डेप्रीशिएशन इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जैसे आप डेप्रीशिएशन, आपको लगता है कि आपकी मशीन की या कोई भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो आप डेप्रीशिएट कैलकुलेट करके रख सकते हो, या आपको लगता है कि जो आपसे सामान उधार में लेके गए हैं वो लोग पैसा नहीं देंगे तो आप उनका कुछ प्रोविजन बना सकते हो, साइड में कुछ पैसा रख सकते हो। 7th आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। This principle states that assets should be recorded at the price at which they have been purchased। मतलब इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि एसेट्स, मतलब जो आप जिस प्राइस में खरीद रहे हो उस प्राइस में उसको लिखो। इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट द प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू। उसको अब आज के डेट में, आज की जो उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना चाहिए, जो अब हम जो खरीदे हैं उस पर ही हमको उसको शो करना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कंसिडर एज अ बेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पुरानी, जब वो आप जितने में खरीदे हो आप उसको वही रेट में दिखाओगे। द एसेट कॉस्ट और प्राइस इज देन नेवर एडजस्टेड फॉर द चेंजेस इन द मार्केट और इकोनॉमी एंड चेंजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। मतलब हम एसेट्स को मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं दिखाते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट डज नॉट मीन दैट एसेट्स शुड ऑलवेज बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट, बट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ एसेट्स शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम इट्स कॉस्ट। मतलब ये नहीं है कि आप उसको हिस्टोरिक, मतलब जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिखाना, आप उसको पुरानी कॉस्ट में दिखाइए जितने में आप खरीदे हो। लेकिन अगर आपको डेप्रीशिएशन लग रहा है कि उसमें डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है, उसकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है या उस एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो आप उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर सकते हो। As per cost principle, if no expenditure has been incurred for acquisition of any assets, then the asset should not be shown in the books of asset, even if the asset possesses any value। इसमें ये बताया जा रहा है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से no expenditure has been incurred for the acquisition of any assets, then the asset should not be shown in the books as assets, even if the asset possesses any value। इसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे आप एसेट्स लाते हो तो उसमें आपको जैसे मशीन लाए तो मशीन को आपको इंस्टॉल करने के भी खर्चे देने पड़ते हैं, तो उसको हम एसेट के नाम पे ही दिखाएंगे क्योंकि वो एसेट्स के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। इफ़ एसेट्स इज रिसीव्ड एज चैरिटी देन इट शुड बी शोन इन द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आपको चैरिटी के तौर पे कोई एसेट्स मिल रहा है तो आप उसको एसेट साइड में ही दिखाओगे। फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट।
As per this concept, the owner separates his business with a motive of earning profit and is always eager to maximize his profit. जो मालिक होता है वो हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करता है. For this purpose, it is necessary to compare the income with expenses of a particular period. इसके लिए हमें इनकम और एक्सपेंस को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैच करते रहना चाहिए कि हमारे खर्चे ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं. The increase in owner's capital due to various business activity is known as income. मतलब अगर मालिक का पैसा बिजनेस करने के कारण, बिजनेस की एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ रहा है तो उसे हम इनकम कहते हैं. To earn this income, the cost incurred on the cost and services is known as expense. वही आप इनकम अर्न करने के लिए जो भी आप खर्चे करते हो सामान बनाने में, सर्विस देने में, उन खर्चों को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं. However, any such expense from which no profit results to the business is treated as losses. अगर आप खर्चा कर रहे हो उसके बाद भी आपको कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ गेन नहीं हो रहा है तो उसे हम लॉस कहते हैं. इनकम इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर इंडिकेटर ऑफ फॉल इन बिजनेस. मतलब वही बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट होता है तो आपका बिजनेस इंक्रीज में चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है. अगर लॉस हो रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है. द प्रॉफिट इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रिजल्ट इन लॉसेस. मतलब यही बताया कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आपके लॉसेस हो रहे हैं. हैंस टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंस. आपको अगर अपनी बिजनेस की कंडीशन जाननी है, प्रोग्रेस जानना है तो आपको इनकम और एक्सपेंस को मैच करते रहना चाहिए. To know profit and loss in the business, it is necessary to match the income and expenses of the specific period. अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हमें टाइम टू टाइम इनकम और एक्सपेंस को मैच करते रहना चाहिए. फिर 9वां पॉइंट दिया है डुअल एस्पेक्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स और एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू डिफरेंट अकाउंट. मतलब बोला जा रहा है कि डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन हैं, लेन देन आप जो भी कर रहे हो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं और दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है. मतलब एक जन दे रहा होता है, दूसरे जन लेने वाला होता है. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइन बेसिस फॉर डुअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. मतलब जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम जब फॉलो करते हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे वो यूज़ होता है. इफ़ अ बिजनेस हैज़ परचेज एन एसेट्स देन वन ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट. मतलब अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो तो इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? एनी अदर एसेट्स वुड हैव बीन गिवन. मतलब आप एक एसेट्स खरीद, मतलब आप सपोज करिए बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग के बदले में आप क्या करते हो? पैसा दे रहे हो, कैश दे रहे हो. तो कैश क्या एक एसेट्स है. एनी लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट वुड हैव बीन अराइज. या मानो आपने बिल्डिंग खरीदी है, सामान खरीदा, तो आप उधारी में अगर ले रहे हो तो उधार आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है. अ प्रॉफिट वुड हैव बीन रिजल्टेड due to which an amount have become payable by the firm which has now increased. In the opposite case also this concept proves to be true. For example, increase in liability would have resulted due to increase in assets. मतलब वही बोला कि अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? आपकी एसेट्स भी बढ़ रही होंगी. और losses can be borne. Hence the following equation will exist at the time ड्यूरिंग द बिजनेस. हम ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. और अगर हमें कैपिटल निकालना होगा तो हम एसेट्स को इस साइड ले आएंगे और लाइबिलिटी से एसेट्स को माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी. या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 30. The above equation is termed as accounting equation. ये इक्वेशन थी assets is equal to liabilities plus capital, से हम कहते हैं accounting equation. From the cash in hand, any payment made from it leaves a balance of capital. Every transaction or cash received has its effect on capital. मतलब ये बता रहा है कि अगर आप कैश किसी को दे रहे हो या कैश किसी से ले रहे हो तो आपकी कैपिटल पे इफेक्ट होता है उसका. Revenue recognition. The revenue recognition principle states that revenue should be recorded when it has been earned, not when the related cost is
कैश इज कलेक्टेड। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कुछ सर्विस दी है या प्रोडक्ट सेल किया है, भले पैसा आपको उसका अभी नहीं मिल रहा, आज तुरंत के तुरंत नहीं मिल रहा, लेकिन आपने उस सर्विस दी है, आपको उस चीज़ का मनी मतलब कभी ना कभी मिलेगा। आप एक तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट तो सेल कर ही दिए हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जैसे आपने उस चीज़ को दिया है या सेल किया है, तुरंत उसी टाइम पे रिकॉर्ड करिए, भले आपको उसका कैश या पैसा बाद में मिले। Objectivity principle. The objectivity principle states that accounting information and financial reporting should be independent and supported with unbiased evidence. मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप इसको झूठे ऐसे नहीं लिख सकते हो। The accounting information should be based on research and facts and not merely on opinion so as to make financial statement more relevant and reliable. मतलब हमें सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी प्रूफ के बेस पे होनी चाहिए, जो ट्रू है उस पे बेस पे होनी चाहिए, फैक्ट्स के बेस पे होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी उसमें लिख दें, तो उससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट गलत होगा, हमें करेक्ट पोजीशन नहीं पता चल पाएगी। देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है बोनस लर्निंग में। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट लायबिलिटीज आर इक्वल टू द एसेट्स एंड ऑल्टरनेटिवली टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट शुड बी इक्वल। मतलब यही बताया जा रहा है कि जो बैलेंस शीट होती है उसका दोनों साइड इक्वल होता है, एक साइड लायबिलिटीज होती है और एक साइड एसेट्स होते हैं। टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज सेम, और जो आपकी ट्रायल बैलेंस होती है उसमें भी डेबिट क्रेडिट साइड तो सेम होता है। ऑल द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन in business are done on the principle of double entry system, hence this system is known as double entry system। इसमें यही बताया गया कि हम डबल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, डुअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग करने के लिए। अब दिया हुआ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब क्या क्या कमियां हैं हमारे प्रिंसिपल्स में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब ये बता रहे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अकाउंट्स बनाने के लिए, बट इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इनमें भी कुछ कमियां हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मैथड क्रिएट सर्टेन इशू। मतलब अगर आप सोचो कि आप प्रिंसिपल चेंज कर दो या मैथड चेंज कर दो तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेक्स द कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग डेटा डिफिकल्ट विद इन कंपनीज एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। मतलब वही बता दिया कि अगर आपका मेथड थोड़ा चेंज हो गया, मानिए आप कोई अलग मेथड से बना रहे हो, सामने वाला अगर आप जिससे मैच करना चाह रहे हो वो अलग मेथड से बना रहा है, या मानिए आपको अपने ही कंपनी का रिकॉर्ड्स को मैच करना है एक साल का और दूसरे साल से, आपने पिछले साल कुछ और मेथड यूज़ किया था, इस साल आप कुछ और मेथड से बना रहे हो, तो आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं पता चलेगा। For example, according to the principle of convertism, inventory is valued at the cost or market price, यहाँ पे और होगा, और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मतलब बोला जा रहा है कि अगर हम कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो उसमें यही दिया हुआ था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है या इन्वेंट्री या स्टॉक होता है उसे हमें मार्केट या कॉस्ट प्राइस जो भी कम होता है उसमें लिखना चाहिए। अकॉर्डिंगली द इन्वेंट्री में बी वैल्यूड एट कॉस्ट इन 1 ईयर। मतलब इस साल सोचिए आपने उसको आप कॉस्ट के हिसाब से ले रहे हो, एंड एट मार्केट प्राइस इन अनदर ईयर, और अगली साल या पिछले साल आपने उसको मार्केट प्राइस पे लिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या होगा, हमारी जो प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता था कि आप जो एक मेथड फॉलो कर रहे हो उसको आप लंबे समय तक फॉलो करो, लेकिन इसमें तो वही बता दिया ना कि एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को एक तरीके से गलत प्रूफ कर रहा है। मतलब एक प्रिंसिपल के हिसाब से कन्वर्टिज्म के हिसाब से आपको इन्वेंट्री मार्केट या कॉस्ट जो भी कम हो उसमें ले, और दूसरे में बोल रहा है कि अगर आपने एक साल उसको मार्केट में लिया है दूसरे साल आपको उसको कॉस्ट में दिखा रहे हो, तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को नुकसान होगा। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो आपने एक साल मेथड यूज़ किया उसी को आप कुछ लंबे समय तक यूज़ करो।